द अननोन सिटीज़न बाय डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। ये पूरा का पूरा पोएम जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये एक सटायर है। सटायर का मतलब क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा कि कोई एक जर्नलिस्ट है या फिर कोई भी एक कवि है, वो एक सटायरिस्ट है, यानी कि वो अपने आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उसको क्रिटिसाइज़ करता है बहुत ही ज़्यादा फ़नी वे में। जब ये पोएम लिखी गई थी तो वो साल था 1939 और वो वही साल था जिस साल वर्ल्ड वॉर सेकेंड का आगमन हुआ था। तो आप ऐसा कह सकते हो कि उस वक्त जो पॉलिटिकल माहौल था अमेरिका में या फिर यूरोप में, उस हिसाब से डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने उसे बहुत ही गौर से देखने के बाद ही ये पोएम लिखा था। और आप कहीं ना कहीं इस पोएम से अभी कनेक्ट कर पाओगे और बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो इस पोएम को पढ़ने के बाद आप खुद से पूछने लगोगे। इस पोएम के शुरू होने से पहले ही इसके टाइटल के नीचे एक चीज़ लिखी हुई है। लिखा हुआ है 2JS/07/M/378 दिस मार्वल मोन्यूमेंट इज़ इरेक्टेड बाय द स्टेट। इस लाइन से हमें एक चीज़ तो पता चलती है कि किसी देश का एक नागरिक था और उसने कुछ अच्छे काम किए होंगे, इसीलिए उसकी याद में वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ जो सत्ता में जो लोग थे, उन्होंने उस नागरिक के लिए एक संगमरमर का स्मारक बनाया है। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि ये नागरिक था कौन, इसका नाम क्या था? तो हम नाम ढूंढते हैं, लेकिन नाम की जगह तो एक नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये जो नागरिक था ये अननोन है। इसीलिए तो इस पोएम का टाइटल ही है अननोन सिटीजन। ऐसी बात नहीं है कि उस नागरिक का कोई नाम नहीं होगा, नाम तो होगा, लेकिन वहाँ की स्टेट, वहाँ की जो सरकार है, वो उसको उसके नाम से नहीं जानती है, बल्कि एक नंबर जो उन्होंने उस नागरिक के लिए बनाया है, एक यूनिक नंबर, वो उसे दे दिया है और उसी नंबर से वो उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करती है। अब हम देखते हैं कि ये जो सरकार है जिसने एक स्मारक बनाया है अपने देश के एक नागरिक के लिए, जिन्हें उन्होंने एक नंबर दे दिया है, तो उस नागरिक के बारे में वो क्या कहती है और उस स्मारक के ऊपर उस सरकार ने उस नागरिक के बारे में क्या लिखा है। He was found by the Bureau of Statistics to be one against whom there was no official complaint. जैसा कि आप जानते हो कि हमारे गवर्नमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है और वो बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा करके रखती है। तो वो जहाँ पे इकट्ठा करके रखते हैं तो उसको आप कह सकते हो कि उनके पास एक डाटा है जिसे हम स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं उनको अगर हम देखें तो उस आंकड़ों के अकॉर्डिंग ये जो अननोन सिटीज़न है इसके खिलाफ़ कभी भी कोई भी ऑफिशियल कंप्लेन शिकायत नहीं की गई है। ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में नहीं लग रहा है आपको सुनने में कि आप किसी इंसान के बारे में कुछ बता रहे हो तो आप ऐसा बोल रहे हो कि ये नहीं कह रहे कि वो अच्छा इंसान है, ये नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हो कि उसके खिलाफ़ कभी भी कोई शिकायत नहीं की गई है। तो पूरे पोएम में आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी, मतलब चीज़ें तो अच्छी कही गई है लेकिन एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंस होता है ना, उस सेंस में कही गई है। आगे है एंड ऑल द रिपोर्ट्स ऑन हिज कंडक्ट एग्री दैट इन द मॉडर्न सेंस ऑफ एन ओल्ड फैशन वर्ड ही वॉज अ सेंट फॉर इन एवरीथिंग ही डिड ही सर्व्ड द ग्रेट कम्युनिटी। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है महात्मा या साधु, आप जिसे कहते हो। तो पुराने ज़माने में इस शब्द का इस्तेमाल क्यों होता था? उन लोगों के लिए होता था जो ईश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहते थे और वो अपने ही उनका जो सिद्धांत रहता था उसी के ऊपर वो चलते थे, झूठ नहीं बोलते थे और उन्हें जो चीज़ लगता था कि गलत है तो वो काम भी वो नहीं करते थे। अगर कोई उन्हें कोई काम कहता था, कोई बात बोलता था तो वो उसके ऊपर अमल तभी करते थे जब उनको उनके अंदर के आत्मा को ऐसा लगे कि ये बात सही है, तभी वो ऐसा करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा जो अननोन सिटीज़न है वो एक मॉडर्न सेंट था। मॉडर्न मतलब जो अभी नया ज़माना है उस सेंस में वो एक
साधु था। तो नए ज़माने में आप किसको बोलते हो? साधु। उस इंसान को कहते हो जो आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करता। आप उसे कुछ भी कहते हो बस हंस देता है या फिर कुछ बोलता नहीं है, और आप उसे जो भी कहते हो वो हमेशा वो बिना क्वेश्चन किए वो करते रहता है। उसे आप बोलते हो कि एकदम साधु है, एकदम संत है ये इंसान। इसका मतलब है कि आपको एकदम क्लियरली ये पता चल रहा होगा कि जो पुराने ज़माने में जो सेंट होते थे, साधु होते थे, उनका अपना सिद्धांत होता था, वो उसी के ऊपर चलते थे। कोई उन्हें कुछ कहे उसके ऊपर नहीं चलना है। जब उन्हें खुद लगेगा कि वो सही है तभी वो काम वो करेंगे। लेकिन जो नए ज़माने के जो सेंट हैं वो वही करते हैं जो उन्हें समाज कहता है करने के लिए। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया था ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, इन सभी रिपोर्ट से यही पता चलता है कि हमारा जो अननोन सिटीज़न था उसने जो भी काम किए, उसका जो भी व्यवहार था वो एक साधु के समान था, जो मॉडर्न साधु होता है उसके समान था। यानी कि जो हमारी सरकार थी उसका जो मानना था सोसाइटी के लिए कि ऐसा करना चाहिए लोगों को, वही काम हमारा अननोन सिटीज़न करता था बिना कोई क्वेश्चन किए। इसीलिए वो एक साधु था सरकार के नज़रों में। क्योंकि ये जो मॉन्यूमेंट बनाया गया है और इसके ऊपर जो भी बातें लिखी गई है, ये सारी बातें सरकार कह रही है, जो अथॉरिटी है, जो सिस्टम है वो कह रहा है। इसका मतलब क्या है कि उनकी आंखों में अननोन सिटीज़न एक साधु था, एक मॉडर्न साधु था। यानी कि उस अननोन सिटीज़न ने कभी भी सरकार की बातों को नकारा नहीं। जो वो कहते थे वो वही करता था। और इसी में लिखा गया है कि स्टेट उस अननोन सिटीज़न को एक साधु क्यों मानता है? क्योंकि उसने इस समाज के लिए, जो ग्रेटर कम्युनिटी है उसके लिए उसने बहुत कुछ किया। उस कम्युनिटी को उसने बहुत ही ज़्यादा अपनी सेवा प्रदान की उस कम्युनिटी को। अब यहाँ पे जो वर्ड है ग्रेटर कम्युनिटी, इसको कैपिटलाइज किया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कम्युनिटी है ये एक सोसाइटी है जो कि स्टेट यानी कि सरकार की नज़रों में जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। यानी कि हमारे अननोन सिटीज़न ने अपनी सरकार को वैसी सोसाइटी बनाने में मदद की जैसे कि सरकार चाहती है कि ऐसा होना चाहिए। अननोन सिटीज़न खुद ऐसा चाहता है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार चाहती है, इसीलिए अननोन सिटीज़न ने ऐसा किया। इसीलिए तो सरकार उस अननोन सिटीज़न को एक मॉडर्न यानी नए युग का एक साधु कह रही है। आगे है, एक्सेप्ट फॉर द वॉर टिल द डे ही रिटायर्ड ही वर्कड इन अ फैक्ट्री एंड नेवर गॉट फायर्ड बट सेटिस्फाइड हिज एम्प्लॉयर्स फज मोटर्स इंक। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा अननोन सिटीज़न था, वो एक फैक्ट्री में काम करता था और उस फैक्ट्री से उसे कभी भी नहीं निकाला गया। वो ताउम्र उस फैक्ट्री में काम करता रहा। जब युद्ध का टाइम आया तभी उसने उस फैक्ट्री से छुट्टी ली, और जब उसका रिटायरमेंट आया तभी उसने उस फैक्ट्री में काम करना बंद किया। नहीं तो वो हमेशा उस फैक्ट्री में काम करता रहा। और उसके जो एम्प्लॉयर्स थे जिन्होंने हमारे अननोन सिटीज़न को काम दिया था उस फैक्ट्री में, वो थे फज मोटर्स इंक, और वो हमेशा हमारे अननोन सिटीज़न के काम से सेटिस्फाइड थे। उन्हें उनके काम से, अननोन सिटीज़न के काम से बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि होती थी। देखिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है एक फैक्ट्री का नाम फज मोटर इंक। तो यहाँ पे इसका मेंशन इसलिए हुआ है क्योंकि जो टाइम था उस वक्त था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी वो स्टैब्लिश हो गई थी और वो और भी ज़्यादा डेवलप होती जा रही थी। इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन थे वो अपने आप को और भी ज़्यादा डेवलप करते जा रहे थे। लेकिन ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस था इसमें क्या हो गया, इसमें जो लोग काम करते थे उनकी महत्वता कम हो गई। उनका जो महत्व होता था, जो श्रमिक लोग थे उनका जो महत्व होता था वो घट गया। इसीलिए तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि जिन्होंने अननोन सिटीज़न को काम दिया वो सेटिस्फाइड थे उसके काम से। लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि हमारा अननोन सिटीज़न वो काम करके सेटिस्फाइड था कि नहीं था, ये तो बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। और ये जो इंडस्ट्री थी ये किसके लिए काम करती थी? ये तो वहाँ की जो स्टेट थी, जो अथॉरिटी थी, जो सिस्टम था उसके लिए ही तो काम करती होगी ना। सिस्टम का सपोर्ट होगा, यानी कि जो स्टेट चाहती थी, यानी जो गवर्नमेंट चाहती थी वही काम हमारा अननोन सिटीज़न कर रहा था। यानी वो इनडायरेक्टली
स्टेट को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा था और सेटिस्फाई कर भी दिया। वो खुद सेटिस्फाई था कि नहीं था इस बारे में किसी को पता नहीं, उससे मतलब भी नहीं, क्योंकि हमारा काम हो रहा है, यानी स्टेट का काम तो हो रहा है। आगे है, येट ही वॉजंट अ स्कैब और ऑड इन हिज व्यूज़, फॉर हिज यूनियन रिपोर्ट्स दैट ही पेड हिज ड्यूज़, आवर रिपोर्ट ऑन हिज यूनियन शोज इट वॉज साउंड। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा अननोन सिटीज़न किसी यूनियन के साथ जुड़ा हुआ था, लेबर यूनियन होगा वो ज़रूर ही, और उस यूनियन के जितने भी रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे अननोन सिटीज़न का कोई भी पेमेंट ड्यू नहीं था, यानी कि उसने सारे के सारे पैसे एज अ मेंबर जो यूनियन में दिए जाते हैं वो सारे पेमेंट उसने कर चुके हैं, उसने सारे पैसे भर दिए हैं। और हमारा जो अननोन सिटीज़न है उसके विचार बिल्कुल भी अजीब नहीं थे और ना ही वो एक स्कैब था। स्कैब का मतलब क्या होता है? स्कैब का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसे लोग डिसलाइक करते हो, उसे पसंद नहीं करते हो, नापसंद करते हो। यहाँ पर आप स्कैब का मतलब अगर देखोगे तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लेबर यूनियन स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो जब वो स्ट्राइक पे जाते हैं तो उनके मेंबर्स उस दिन काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं उस फैक्ट्री में, सारे के सारे मेंबर्स काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक भी मेंबर उस फैक्ट्री में उस दिन स्ट्राइक के दिन काम करने चला जाएगा तो उनकी स्ट्राइक जो है वो असफल हो जाएगी। तो ऐसे इंसान को जो स्ट्राइक के टाइम पे चला जाता है काम करने के लिए तो उसे कहते हैं स्कैब। तो हमारा अननोन सिटीज़न स्कैब बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए उसके जो यूनियन के लोग थे उसे पसंद करते थे। अब आपको तो पता ही है कि स्टेट का हर जगह पे नज़र रहता है, तो स्टेट ने ये जो यूनियन था जिसमें हमारा अननोन सिटीज़न एक मेंबर था, उस यूनियन के बारे में भी पता लगाया है और उसके बारे में पता लगाने के बाद ये पता चला है कि वो यूनियन सरकार की नज़रों में बिल्कुल सही था, यानी उस यूनियन में कोई भी गड़बड़ नहीं थी सरकार के अकॉर्डिंग, अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। आगे है, एंड आवर सोशल साइकोलॉजी वर्कर्स फाउंड दैट ही वॉज पॉपुलर विथ हिज मेट्स एंड लाइक्ड अ ड्रिंक। अब यहाँ पे जो स्टेट है वो कह रही है कि उनका जो एक सोशल साइकोलॉजी वर्कर्स थे उनके अकॉर्डिंग जो अननोन सिटीज़न था वो काफ़ी पॉपुलर था अपने दोस्तों के बीच। तो ये सोशल साइकोलॉजी वर्कर्स कौन होते हैं? ये वैसे लोग होते हैं जो एक इंसान के जो बिहेवियर होता है अलग अलग सिचुएशन में, जैसे वो अगर अपनी फैमिली के साथ रहता है तो कुछ और बिहेवियर रहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है तो कुछ और बिहेवियर रहता है। तो इसको जो स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं सोशल साइकोलॉजी वर्कर्स। तो इनके अकॉर्डिंग अननोन सिटीज़न काफ़ी पॉपुलर थे अपने दोस्तों के बीच और वो थोड़ा बहुत पीना भी पसंद करते थे। यहाँ पे ए ड्रिंक का कहने का मतलब है कि वो ऐसा नहीं था कि कोई नशेड़ी वगैरह थे। अननोन सिटीज़न बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे नॉर्मल लोग बिहेव करते हैं अपने दोस्तों के साथ वैसे ही बिहेव करते थे। आगे है, द प्रेस आर कन्विंस्ड दैट ही बॉट अ पेपर एवरी डे एंड दैट हिज रिएक्शंस टू एडवर्टीजमेंट्स वेयर नॉर्मल इन एवरी वे। देखिए उस ज़माने में ज़्यादातर न्यूज़ तो प्रिंट मीडिया के थ्रू ही सर्कुलेट होता था, तो जो भी एड्स वगैरह थे उसी न्यूज़पेपर में आते थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो न्यूज़ एजेंसी थी, जो प्रिंट मीडिया थी, जो न्यूज़पेपर छापती थी, इनका कहना ये है कि उन्हें पक्का यकीन है कि अननोन सिटीज़न हर एक दिन रोज़ का रोज़ वो एक न्यूज़पेपर ख़रीदता था और उस न्यूज़पेपर में जितने भी एडवर्टीज़मेंट्स आते थे उनके ऊपर अननोन सिटीज़न का रिएक्शन हर तरीके से नॉर्मल था। देखिए आपने सुना होगा कि मोस्टली जो मीडिया होती है, मीडिया हाउसेस होती है, उनका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से कनेक्शन होता है और गवर्नमेंट हमेशा ऐसा चाहती है और करने की कोशिश करती है कि वो उस मीडिया हाउस को किसी न किसी तरीके से अपने कंट्रोल में रखे, ताकि जो भी बात वो लोगों तक पहुंचाना चाहती है वो उस मीडिया के थ्रू वो पहुंचा सके। तो उस ज़माने में तो जब ये पोएम लिखा गया था तब तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो आप सोच रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट थी वो अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए न्यूज़ एजेंसीज़ का इस्तेमाल करती थी। और इसका मतलब क्या है कि ये जो न्यूज़ थी, ये जो न्यूज़पेपर था, एक तरीके से उसके अंदर जो गवर्नमेंट चाहती थी कि लोग पढ़े और उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आए, वही चीज़
वो उस न्यूज़पेपर में डालते थे। तो इसीलिए अननोन सिटीज़न हर एक दिन उस न्यूज़पेपर को पढ़ता था। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर, अननोन सिटीज़न के अंदर वैसी ही थिंकिंग आ गई होगी जैसे कि गवर्नमेंट चाहती थी कि किसी भी इंसान के अंदर आ जाए। यानी अननोन सिटीज़न का अपना कोई ओपिनियन नहीं था, जो गवर्नमेंट चाहती थी वैसी ही थिंकिंग उसकी हो गई थी। अगर आप ऐसी चीज़ें हर एक दिन, हर एक रोज़ देखोगे तो आपकी थिंकिंग भी इन्फ्लुएंस होने लगेगी किसी ना किसी तरीके से। और अभी के ज़माने में आप देखो कि टीवी पे कोई ऐड आता है, अच्छा सा आपको दिखता है, तो आप क्या करते हो, चले जाते हो ना बाज़ार ख़रीदने के लिए कि अब ये हम ट्राई करेंगे। तो उस ज़माने में जब एडवर्टीज़मेंट्स पेपर के अंदर आती थी, तो ये एडवर्टीज़मेंट भी तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट थी उनके वजह से ही आती होगी। वही चाहते होंगे कि ऐसे एडवर्टीज़मेंट आए ताकि लोग पढ़ें और वो चीज़ जाकर ख़रीदें, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ है वो और भी ज़्यादा डेवलप होती जाए और गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा टैक्स मिलते रहे। और यहाँ पे कहा गया है कि अननोन सिटीज़न का जो रिएक्शन था उन एडवर्टीज़मेंट के लिए वो नॉर्मल था। यानी कि जो भी एड्स वगैरह आते थे तो अननोन सिटीज़न को अगर लगे कि वो ख़रीदना चाहे तो वो नॉर्मली जैसे लोग ख़रीदते हैं वैसे जाकर वो ख़रीद लेता था। इन शॉर्ट हम कहें तो न्यूज़पेपर के माध्यम से अननोन सिटीज़न की जो ओपिनियन थी, उसकी थिंकिंग थी, उसको कंट्रोल में रखा गया गवर्नमेंट के द्वारा। जो गवर्नमेंट कह रही थी वैसा ही अननोन सिटीज़न सोचता था और ऐसी कोई भी सोच उसकी नहीं थी जिससे जो गवर्नमेंट थी उसे बुरा लग सके। ऐसी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं थी अननोन सिटीज़न की। आगे है, पॉलिसीज टेकन आउट इन हिज नेम प्रूव दैट ही वॉज फुल्ली इंश्योर्ड and his health card shows he was once in hospital but left it cured। अच्छा, हम पॉलिसीज़ या फिर इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? ताकि अगर फ्यूचर में, भविष्य में ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस आ जाएं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एक साथ खर्चा हो जाएगा तो उसको हम सह सके, इसलिए हम इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अननोन सिटीज़न था उसने भी बहुत सारी जो पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं वो सब करवाई हुई थी और उसके पास एक हेल्थ कार्ड था। हेल्थ कार्ड क्या होता है? आप जब हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको एक हेल्थ कार्ड मिलता है, आप उसका इस्तेमाल हॉस्पिटल के बिल वगैरह पे करने के लिए करते हो। तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना वो उसके पैसे भरती है, लेकिन उसके लिए भी तो आपको प्रीमियम वगैरह देना पड़ता है ना, पैसे देने पड़ते हैं और उसमें हो सकता है कि कुछ शेयर गवर्नमेंट का भी होता है उस हेल्थ इंश्योरेंस में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अननोन सिटीज़न का जो हेल्थ कार्ड है उसको जांचने के बाद ऐसा पता चल रहा है कि अननोन सिटीज़न एक बार हॉस्पिटल गया था, लेकिन वो जल्दी से ठीक होकर वापस आ गया हॉस्पिटल से। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि उसके जितने भी सिटीजन्स वगैरह हैं वो सब के सब हेल्दी रहें, ताकि अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगे तो फिर लॉस तो गवर्नमेंट को होगा ना, सरकार को होगा, क्योंकि वो इंसान कुछ तो काम करता होगा ना। तो फिर अगर वो अनहेल्दी रहेगा तो वो काम भी नहीं कर पाएगा और उसका जो हेल्थ ख़राब हुआ है उसका बर्डन भी सरकार के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह मैनेज करने का काम तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं होता ही है। तो गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि आप ज़्यादा बीमार ना हो और हमेशा काम करते रहो। तो हमारा अननोन सिटीज़न भी बिल्कुल हेल्दी था, वो बीमार हुआ भी था तो वो जल्दी से ठीक होकर वापस आ गया हॉस्पिटल से। आगे है, बोथ प्रोड्यूसर्स रिसर्च एंड हाई ग्रेड लिविंग डिक्लेयर he was fully sensible to the advantages of installment plan and had everything necessary to the modern man: a phonograph, a radio, a car and a frigidaire। अच्छा, हमारे सोसाइटी में हाई ग्रेड लिविंग का मतलब क्या होता है? जिसके पास बहुत ही महंगे महंगे सामान हैं उसको कहते हैं कि बड़ा हाई फाई इंसान है। पर इससे कोई भी मतलब नहीं होता है लोगों को कि वो सामान उस इंसान के पास है, कहीं इसने किसी गलत काम करके तो नहीं लिया है या फिर बहुत सारा उधार लेकर उसने वो सामान ख़रीदा हो, ऐसा तो नहीं है। इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और दूसरी बात ये है कि ये महंगे महंगे सामान का ट्रेंड आता कहाँ से है? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं
उस सामान को बनाने वाले, तो वो क्या करते हैं, वो उस सामान का प्रचार करते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में और पता नहीं कहाँ कहाँ, और बहुत सारे लोग उसे देखते भी हैं। और मान लो उसमें से किसी एक इंसान ने उन सामानों को ख़रीद भी लिया, तो फिर क्या होगा, उसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो भी उन सामानों को देखेंगे और वो भी चाहेंगे कि हम भी ऐसा सामान ख़रीदें, क्योंकि एकदम नया है और काफ़ी महंगा भी है, तो हम भी ख़रीदेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके ना एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है समाज में कि जिसके पास ये सारे सामान होंगे ना, उसका लिविंग स्टैंडर्ड हमेशा हाई रहेगा। तो इसीलिए हम सभी को अगर दिखाना है कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, तो हमें भी ये सारे सामान ख़रीदने होंगे। और जो कंपनीज़ हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके सामान को ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़रीदें। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि बहुत सारे स्कीम्स निकालते हैं। तो उनमें से एक स्कीम कौन सा है, इंस्टॉलमेंट प्लान का। यानी कि क्या, अभी आपके पास पैसे नहीं है ये सामान ख़रीदने के लिए, कोई बात नहीं, अभी आप ये सामान घर पे ले जाइए और सालों साल उस सामान के लिए किश्तें भरते रहिए। कई बार क्या होता है ना कि लोग ना इस इंस्टॉलमेंट प्लान के चक्कर में फंस भी जाते हैं, बहुत सारे सामान ख़रीद लेते हैं और उसके बाद जब वो किश्त नहीं चुका पाते हैं तो घर बार सब बिक जाता है उनका। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि ये जो सामान बेचने वाले जो लोग होते हैं, जो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं कि किस तरीके से वो अपना सामान बेचे लोगों के पास, तो ये लोग और जो समाज है जिसने एक हाई ग्रेड लिविंग बना दी है, एक स्टैंडर्ड बना दिया है समाज में कि ये सामान होना चाहिए, तो इन सभी लोगों का क्या कहना है कि हमारा जो अननोन सिटीज़न है वो बहुत ही समझदार था और उसे पता था कि इंस्टॉलमेंट प्लान के फ़ायदे क्या होते हैं, और उसके घर में वो सारी चीज़ें थीं जो एक मॉडर्न घर में होना चाहिए, या एक मॉडर्न इंसान के जीवन में जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं, वो जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अननोन सिटीज़न के पास थी। जैसे कि फ़ोनोग्राफ, रेडियो, कार, फ्रिजिडियर का मतलब होता है फ्रिज, और फ़ोनोग्राफ पुराने ज़माने में एक नहीं होता था, क्या बोलते थे उसको, ग्रामोफ़ोन ना, हाँ, तो उसी को कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक आप समझ सकते हो कि एक मजाक उड़ाया गया है पोइट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा जो अननोन सिटीज़न था वो सेंसिबल था इंस्टॉलमेंट प्लान को लेकर। तो अगर वो सेंसिबल होता, यानी वो सेंसिबल का मतलब क्या होता है, सेंसिबल का मतलब होता है कि आप बहुत ही सोच समझकर कोई चीज़ चुनते हो। तो यहाँ पे एक तरीके से एक लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है कि अगर आप सच में सेंसिबल होते तो आप कभी भी इंस्टॉलमेंट प्लान का इस्तेमाल करके कोई बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं खरीदते, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपको वो सामान ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि वो सामान के पैसे आप फ्यूचर में भी चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे। और इसी चक्कर में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ना सड़क पे आ जाते हैं, क्योंकि समाज ने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि ये सामान होना चाहिए लोगों के पास। अगर किसी के पास नहीं है तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो उस मजाक से बचने के लिए वो क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान के थ्रू ये सारे सामान ख़रीद लेते हैं और कभी नहीं चुका पाए तो उसके बाद पछताते रहते हैं। आप इस चीज़ को इस तरीके से भी देख सकते हो कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इनका जुड़ाव कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ तो होता ही है ना, क्योंकि इन्हें टैक्स वगैरह जो देना होता है वो तो गवर्नमेंट को ही देना होता है। तो उनका जो ये स्कीम है इंस्टॉलमेंट प्लान का, तो इससे क्या होगा, आपने सामान तो ख़रीद लिया एक बार, लेकिन आपको पैसे तो चुकाने ही पड़ेंगे ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको काम करना पड़ेगा लगातार। आप नहीं भी चाहोगे ना कि हम ये ना काम करें, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसे तो चुकाने हैं, नहीं चुकाओगे तो फिर गया। तो आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली ये भी एक तरीका है गवर्नमेंट का सिटीजन्स को कंट्रोल करने का, ताकि वो हमेशा लगातार जो गवर्नमेंट है उनके लिए काम करती रहे। आगे है, आवर रिसर्चर्स इनटू पब्लिक ओपिनियन आर कंटेंट दैट ही हेल्ड द प्रॉपर ओपिनियंस फॉर द टाइम ऑफ ईयर। When there was peace, he was for peace. When there was war, he went.
अब हमें यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को, कुछ रिसर्चर्स को हायर किया था ताकि वो लोगों के पास जा जाकर उनकी राय ले अलग अलग जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर। तो ये जो रिसर्चर्स हैं ये तो काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए ही ना, तो वो देखते हैं हर जगह जाकर कि किस इंसान का ओपिनियन, उसकी राय बिल्कुल गवर्नमेंट के राय से मेल खाती है। तो ये रिसर्चर्स अननोन सिटीज़न के पास भी गए थे और इनका ये कहना है कि अननोन सिटीज़न का जो राय था अलग अलग मुद्दों पे, पूरे साल कुछ ना कुछ तो होते रहता है ना, तो पूरे साल जिन जिन मुद्दों के ऊपर उसकी जो राय थी वो राय बिल्कुल सही थी। अब सही थी इसका मतलब क्या है? मतलब कि उसकी जो राय थी वो गवर्नमेंट के राय से बिल्कुल मेल खाती थी। जैसा गवर्नमेंट चाहती थी कि लोग ऐसा सोचे इस सिचुएशन में, वैसी ही सोच हमारे अननोन सिटीज़न की भी थी। आगे ये भी कहा जा रहा है कि जब शांति का माहौल था तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सब कोई शांति से रहे, तो ठीक वही काम हमारे अननोन सिटीज़न ने भी किया। वो भी शांति का जो टाइम था, शांति रहती थी हर जगह, मतलब कोई भी उथल पुथल नहीं हो रही है, तो वो भी एकदम शांति का दूत बन जाता था। और जब युद्ध का टाइम आया तो हमारे अननोन सिटीज़न ने भी गवर्नमेंट की बात मानी, उसकी भी सोच गवर्नमेंट जैसी थी और वो युद्ध में शामिल होने के लिए चला गया। जैसा कि गवर्नमेंट चाहती थी ठीक वैसा ही हमारे अननोन सिटीज़न ने किया। आगे है, ही वॉज मैरिड एंड एडेड 5 children to the population, which our eugenist says was the right number for a parent of his generation. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे अननोन सिटीज़न की शादी हो गई थी और उसने पूरे पॉपुलेशन में, पूरे जनसंख्या में 5 बच्चे ऐड किए, यानी कि उसके 5 बच्चे थे। और आगे सरकार ये कह रही है कि जो यूजेनिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग इतने बच्चे तो होने ही चाहिए किसी भी पेरेंट्स के लिए जो अननोन सिटीज़न के एज ग्रुप के हैं। अब यूजेनिस्ट किसे कहते हैं? यूजेनिस्ट का पहले हम पॉजिटिव सेंस देखते हैं, उसके बाद इसका नेगेटिव सेंस देखेंगे। पॉजिटिव सेंस में आप समझ सकते हो कि यूजेनिस्ट उसे कहते हैं जो इस बात को देखते हैं कि जो जनसंख्या है उसमें जो हेल्दी बच्चे हैं वही आए, यानी कि कोई हेल्दी माता पिता है तो उनके बच्चे भी हेल्दी आएंगे। अगर कोई अनहेल्दी माता पिता हैं तो हो सकता है कि उनके बच्चों में उनकी बीमारी आ जाए, तो वो उन्हें कह सकते हैं कि नहीं आप बच्चे मत पैदा कीजिए, या फिर कोई साइंटिफिक मेथड हो, आजकल तो बहुत ज़्यादा साइंस डेवलप कर गई है, तो उसके थ्रू उन्हें इनकरेज किया जा सकता है ताकि उनके बच्चे भी हेल्दी हो और हेल्दी पॉपुलेशन पूरे कंट्री का हो। लेकिन हम अगर पास्ट में देखें तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेंस में किया गया, ख़ास करके हिटलर के द्वारा। उसने तो इस शब्द का दूसरा ही मतलब निकाल दिया, मतलब एकदम बहुत ही क्या कहते हैं कट्टर थिंकिंग थी इस शब्द की, उसने एकदम पूरा मीनिंग ही बदल दिया। उसके अकॉर्डिंग कि एक पर्टिकुलर रेस के ही बच्चे होने चाहिए उसके कंट्री में, या किसी और रेस के अगर बच्चे होंगे तो वो अच्छे नहीं हैं। और जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ बाहरी लुक्स के ऊपर भी डिपेंडेंट था कि बच्चे गोरे होने चाहिए, उनके बाल सुनहरे होने चाहिए, आंखें नीली होनी चाहिए और पता नहीं क्या क्या। और इसके बाद तो हम जानते ही हैं कि उसने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ क्या किया। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि यूजेनिस्ट का जो मतलब है वो हम एक पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यूजेनिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग अननोन सिटीज़न के जो 5 बच्चे थे इतना होना नॉर्मल बात है, इतने बच्चे तो होने ही चाहिए। जिस उम्र का अननोन सिटीज़न था उस उम्र के जितने भी पेरेंट्स हैं उन सब के लिए। यानी कि यहाँ पे अननोन सिटीज़न का एक एग्ज़ाम्पल सेट किया जा रहा है कि जैसे अननोन सिटीज़न ने 5 बच्चे अपने देश के पॉपुलेशन को दिए, ठीक उसी तरीके से बाकी लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि उनका जो जनरेशन है, उनका जो कंट्री है, उसका पॉपुलेशन बढ़े और वो सारे के सारे बच्चे स्टेट के लिए काम करें और वैसा ही कंट्रीब्यूशन दे जैसा कि अननोन सिटीज़न ने अपने देश के लिए, अपनी सरकार के लिए दिया है। आगे है, एंड आवर टीचर्स रिपोर्ट दैट ही नेवर इंटरफेयर्ड विद देयर एजुकेशन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अननोन सिटीज़न के तो बच्चे थे ही, तो वो किसी न किसी स्कूल में तो पढ़ते ही होंगे। तो उस स्कूल के टीचर्स का क्या कहना है कि
अननोन सिटीज़न कभी भी उनके काम में दखल नहीं देता था, यानी कि वो जो भी उसके बच्चे को सिखाना चाहते थे वो बेफिक्री से सिखाते थे, और अननोन सिटीज़न कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करता था और ना ही कुछ कहता था। और यहाँ पे लिखा हुआ है आवर टीचर्स, तो ये बात तो स्टेट ने लिखी है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो टीचर हैं वो भी किसके कंट्रोल में है? सरकार के कंट्रोल में है। तो जो बातें सरकार छोटे छोटे बच्चों को सिखाना चाहती है बचपन से, ताकि वो बड़े होकर हर एक काम सरकार के लिए ही करें और कभी भी सरकार के ऊपर कोई भी उंगली ना उठाएं, तो वो बचपन से ही उनकी ट्रेनिंग करते हैं, या फिर कह लीजिए करवाते हैं उन टीचर्स से जिन्हें उन्होंने ही हायर किया है स्कूल्स में। आगे है, वॉज ही फ्री, वॉज ही हैप्पी? द क्वेश्चन इज absurd. Had anything been wrong, we should certainly have heard. अब यहाँ पर देखिए, सरकार को कहीं ना कहीं आशंका ज़रूर थी कि उनसे ऐसे सवाल किए जाएंगे अननोन सिटीज़न के बारे में कि अननोन सिटीज़न क्या फ्री था, क्या वो सच में खुश था। तो ऐसे सवाल का जवाब देखिए सरकार किस तरीके से दे रही है। सरकार कह रही है कि ये जो क्वेश्चन आपने पूछा ना कि वो फ्री था और खुश था, ये एकदम बेतुका सवाल है, क्योंकि अगर कुछ भी अननोन सिटीज़न के साथ हुआ होता, कुछ भी बुरा हुआ होता, तो हमें पता होता, क्योंकि उसके बारे में इतने सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास होती। देखिए, अब इस पोएम के आप बहुत सारे डायमेंशंस देख सकते हो। एक पहला डायमेंशन तो ये है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी सिस्टम हो, वो हमेशा अपने सिटीजन्स को कंट्रोल करके रखना चाहती है। अगर उनके नज़रों में कोई अच्छा सिटीज़न नहीं है, जो उनकी बात नहीं सुनता है, तो वो बुरा है। ये पोएम हम सिटीजन्स के लिए भी हैं, हम जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हमारे लिए भी एक क्वेश्चन है, क्या हम सच में फ्री हैं? आप खुद ही सोचो कि आप सच में फ्री हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आज तक आपने जो भी किया है, आप देखना कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस्ड है। आपके चाहे विचार हों, चाहे आप जो भी करते हो, वो सब के सब हम हमेशा किसी न किसी टाइम टेबल के हिसाब से हमेशा चलते रहते हैं। आपने अब तक जो भी किया है वो आपकी थिंकिंग थी ही नहीं, वो तो सोसाइटी की थिंकिंग थी, वो तो गवर्नमेंट की थिंकिंग थी, जिन्होंने आपसे कहा कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ये तो एक तरीका होता है कि आप कोई गलत काम ना करो, इसीलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन फिर भी आप खुद ही सोचो, आप कोई अच्छा भी काम कर रहे हो और वो काफ़ी डिफरेंट हो, उसके बाद भी लोग पता नहीं कोई डिफरेंट काम करता है तो उसको अजीब तरीके से देखने लगते हैं। इसी पोएम में देखो ना, एक एग्जांपल है कि जो मॉडर्न लाइफ है उसका क्या एक सोसाइटी में स्टेटस बन गया है कि मतलब आपके पास ये सारे सामान होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो लोग बड़े अजीब तरीके से आपको देखते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, आपके लिए वो चीज़ें नेसेसरी नहीं भी हो ना, उसके बावजूद आप वो करने लगते हो। इसको आप एक और नज़रिए से देख सकते हो कि हमारा जो अननोन सिटीज़न है उसने इतना कुछ किया अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अचीव किया, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, और इतना सक्सेसफुल हो गया कि गवर्नमेंट उसके लिए एक मॉन्यूमेंट बना रही है या फिर बनवा दिया है। तो क्या ये जो उसने अपने लाइफ में किया, क्या उस सक्सेस से उसे फ्रीडम मिला? क्या वो खुशी उसे मिली? पता नहीं, शायद नहीं मिली, क्योंकि कभी भी अननोन सिटीज़न ने अपने विचार प्रकट ही नहीं किए। हो सकता है कि बहुत सारे चीज़ों के अलग विचार होंगे, हर एक इंसान की अलग अलग ओपिनियन होती है, तो अननोन सिटीज़न की भी हो सकती है, लेकिन कभी भी अननोन सिटीज़न ने अपने विचार रखे ही नहीं। ऐसा ही हमारे समाज में भी होता है। कई बार लोग अपने विचार रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी जो ओपिनियन है वो थोड़ा सा अलग है, तो लोगों को बुरा लग जाएगा, लोग उन्हें सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसीलिए वो अपने विचार प्रकट ही नहीं कर पाते। और कई बार तो ऐसे लोग होते हैं जो कभी रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं कि उनका भी अपना खुद का कोई विचार है, उनकी अपनी भी खुद की लाइफ है, वो खुश हैं कि नहीं हैं अपनी लाइफ में, ये भी मायने रखता है। आप इस बात को बहुत ही सिंपल तरीके से देख लो। आप समझो कि आप खुद ही एक गवर्नमेंट हो और आप किसी और इंसान को अपना आइडियल मानते हो, ठीक है? उस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लिया है, बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और आपके नज़र में वो बहुत अच्छा इंसान है, और आपसे कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों,
तो आप कहोगे क्योंकि वो इंसान ने इतना अचीव कर लिया अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। और दूसरी बात ये होती है कि वो उस इंसान ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कही जो आपके विचारों से मेल नहीं खाती हो। वो जो भी कहता है वो सारी बातें आपके विचार से मेल खाती है। लेकिन मान लो हर एक इंसान का अपना अपना व्यू होता है हर एक चीज़ पे। हो सकता है कि उसने कभी ऐसे विचार प्रकट कर दिए जो आपके विचार से मेल नहीं खाते हो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप भड़क जाओगे एक गवर्नमेंट के जैसे, और आप, हो सकता है नया ज़माना है तो लोग आजकल दूसरी चीज़ करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग करने लगते हैं। तो यही तो होता है एक इंडिविजुअल के साथ कि वो जब भी अपने विचार को प्रकट करने की कोशिश करता है तो उसे इस बात का डर रहता है कि हो सकता है कि लोग उसे पसंद ना करें उसके विचार को। तो इसीलिए या तो वो चुप रहता है या फिर वो वही बोलता है जो लोगों को पसंद आए, या फिर सोसाइटी को पसंद आए, या फिर सरकार को पसंद आए। और आप खुद को सरकार कह रहे हो और आप किसी के फ़ैन हो, तो आप क्या कहोगे कि मुझे इस इंसान के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूंगी कि क्या वो इंसान खुश है कि नहीं, आपको पता है? आप कहोगे हाँ वो तो खुश है। क्या सच में आपको पता है कि वो खुश है कि नहीं? आप जानते हैं उसको पर्सनली कि उसके क्या विचार हैं, क्या ओपिनियन है हर एक चीज़ के? अगर आप जान लोगे उसके अलग अलग विचार हर एक विषय पे, तो हो सकता है कि आप उसके फ़ैन रहो ही ना। क्योंकि ऐसा ही होता है, हम कोई भी नया विचार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं जल्दी। इसीलिए बहुत सारे लोग सोसाइटी के नियमों के हिसाब से ही हमेशा चलते रह जाते हैं। इसका मतलब है कि ना आप और ना ही मैं ये कह सकते हैं कि हम सच में फ्री हैं, क्योंकि हम बचपन से जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, वो सब के सब कंट्रोल्ड होती हैं हमारी सोसाइटी के द्वारा।